हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो तक हमने एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंतर्गत बायोकेमिस्ट्री तथा कंपैरेटिव फिजियोलॉजी के अंदर आने वाले एविडेंसेस के बारे में पढ़ा था। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बायोकेमिस्ट्री तथा कंपैरेटिव फिजियोलॉजी के एविडेंसेस के अंदर इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनमें एक्सक्रिएशन या उत्सर्जन। नाइट्रोजिनस वेस्ट शोज ए प्रोग्रेसिव डिटॉक्सिफिकेशन इन वर्टिब्रेट्स। तो जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी उत्पाद या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रदर्शित करते हैं, जो कि इनमें प्रोग्रेसिव प्रकार का होता है। यानी जो जितने भी इनके अंदर उपस्थित होते हैं नाइट्रोजनी उपस्थित पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रोग्रेसिव डिटॉक्सिफिकेशन के अंतर्गत दिखाई देते हैं। इट इज़ अमोनिया इन फिशेज। तो यदि मछलियों में देखा जाए तो अमोनिया इनके अंदर उत्सर्जी उत्पाद के रूप में होता है। यूरिया इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के अंदर या उभयचर जंतुओं में देखा जाए तो इनके अंदर यूरिया उपस्थित होता है। यूरिक एसिड इन रेप्टाइल्स यानी सरीसृपों में देखा जाए तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन ये करते हैं। एंड बर्ड्स यानी बर्ड्स के अंदर भी यूरिक एसिड होता है। एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड एंड अदर केमिकल्स इन मैमल्स। और जबकि स्तनधारियों में देखा जाए तो इनमें यूरिया, यूरिक अम्ल तथा दूसरे जो रसायन होते हैं वो उत्सर्जी उत्पाद के रूप में उत्सर्जित किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इनमें ब्लड एंड लिम्फ, यानी इनमें जो रक्त तथा लसिका होता है वो इसमें एविडेंस के रूप में किस प्रकार से देखा जाता है। ब्लड एंड लिम्फ आर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज विच हैव द सेम कंपोजिशन एंड फंक्शन। तो ब्लड यानी रक्त तथा लसिका जो होते हैं एक संयोजी ऊतक की तरह कार्य करते हैं, यानी ये द्रव संयोजी ऊतक होते हैं। विच हैव द सेम कंपोजिशन, इनका जो कंपोजिशन है वो लगभग एक प्रकार का होता है और फंक्शन यानी कार्य भी इनमें एक प्रकार का होता है। इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, यानी अधिकांश जितने भी जंतु हैं इनका जो कार्य है वो सभी में एक समान ही होता है। यानी रक्त व लसिका के कार्य जितने भी जंतु हैं उन सब में एक समान होता है। इंडिकेटिंग अ क्लोज रिलेशनशिप, और इससे ये पता चलता है कि सभी जंतुओं में इनके कार्य समान हैं। तो इससे पता चलता है कि जितने भी जंतु हैं उनमें आपसी संबंध जो है वो कितने निकट उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट जो एविडेंस आता है ये आता है ब्लड ग्रुप्स यानी रक्त समूहों के द्वारा। ह्यूमन बींग्स हैव 4 मेन ब्लड ग्रुप्स। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं यानी मनुष्य जो हैं इनमें 4 मुख्य प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, जिसमें ए, बी, ए बी तथा ओ रक्त समूह पाए जाते हैं। ए बी ग्रुपिंग इज ऑल्सो फाउंड इन एप्स। तो ए बी प्रकार के जो रक्त समूह होते हैं ये कपी में पाए जाते हैं, एप्स में पाए जाते हैं, बट नॉट इन मंकीज़, यानी ये वानर के अंदर नहीं पाए जाते, मंकीज़ में उपस्थित नहीं होते हैं। शोइंग दैट मैन इज़ मोर क्लोजली रिलेटेड टू एप्स देन टू मंकीज़। तो इससे ये पता चलता है कि जो मानव है वो एप्स के अधिक निकट संबंधी है तथा मंकी के निकट संबंधी ये नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो इसमें एविडेंस आता है ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्रिस्टल्स के द्वारा। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्रिस्टल का निर्माण होता है जो कि लगभग एक समान ही होता है हीमोग्लोबिन के अंदर। क्रिस्टल फॉर्म्ड ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑफ वर्टिब्रेट्स शोज अ रिलेशनशिप अमंग द वर्टिब्रेट्स। तो जो क्रिस्टल बनते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के जो कि वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी जंतुओं में पाए जाते हैं, ये एक रिलेशनशिप या इनमें संबंध जो है प्रदर्शित करता है सभी प्रकार के वर्टिब्रेट्स के साथ। क्रिस्टल्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैव द सेम पैटर्न और कॉन्फ़िगरेशन। तो जो निकट संबंधी प्रजातियां होती है उन सब में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से बनने वाले जो क्रिस्टल होते हैं उनके एक ही समान पैटर्न पाए जाते हैं और उनका विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक समान का होता है। वाइल दोज ऑफ डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। जबकि इनमें देखा जाए कि जो दूर निकट संबंधी स्पीसीज होती है, जो निकट संबंधी नहीं है लेकिन दूर संबंधी है, उनमें अलग प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास पाया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर देखें तो क्रिस्टल्स ऑफ बर्ड्स हैव अ बेसिक रिजेम्बलेंस एंड एग्जिबिट अ बेसिक सिमिलरिटी फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्रिस्टल्स ऑफ मैमल्स। तो यदि देखा जाए तो बर्ड्स यानी पक्षियों के अंदर ब्लड में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है उसके क्रिस्टल जो है वो सिमिलर या एक समान दिखाई देते हैं, जैसे कि मैमल्स के अंदर क्रिस्टल बनते हैं। और रेप्टाइल्स तथा एम्फीबियंस यानी सरीसृप तथा उभयचरों के अंदर बनने वाले जो क्रिस्टल हैं वो सभी बर्ड्स के अंदर बनने वाले क्रिस्टलों के समान ही होते हैं। इससे यह पता चलता है कि बर्ड्स, एम्फीबियन, रेप्टिलियन और मैमल्स जो हैं ये सभी निकट संबंधी होते हैं। अगले जो प्रमाण आते हैं इवोल्यूशन के, ये आते हैं एविडेंसेस फ्रॉम साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान से मिलने वाले प्रमाण। साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स। तो साइटोलॉजी जो है कोशिकाओं के अध्ययन को कहते हैं, यानी इसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन। और यह जो है कुछ ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करती है जो कि उद्विकास को प्रमाणित करते हैं। पहला इसके अंदर एविडेंस आता है सेल्यूलर नेचर, यानी कोशिकाओं की प्रकृति किस प्रकार की है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। तो सभी जीव जो होते हैं वो कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं। एंड देयर प्रोडक्ट्स, और उनके उत्पादों के द्वारा बनते हैं। द सेल्स में बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो कोशिकाएं जो हैं वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की हो सकती है, जिन्हें असीम केंद्र की कोशिकाएं कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। तो सभी जीव जो होते हैं वो इन दो प्रकार की ही कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरा आता है प्रोटोप्लाज्म, इसे कहते हैं जीव द्रव्य। ऑल सेल्स आर मेड ऑफ लिविंग मैटर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो जितनी भी कोशिकाएं होती है वो एक जीवित पदार्थ के द्वारा बनी हुई होती है, जिसे प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है या जीव द्रव्य जो होता है इसे भौतिक आधार माना जाता है जीवन का। तो जीवन का भौतिक आधार जो है वो प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। अगला जो एविडेंस आता है ये आता है प्लाज्मा लेमा, यानी कि कोशिका झिल्ली के द्वारा। ऑल सेल्स हैव सिमिलर लिपोप्रोटीन कवरिंग ऑफ प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो सभी कोशिकाएं जो है वो एक ही प्रकार के लिपोप्रोटीन से ढकी हुई होती है। प्लाज्मा लेमा यानी कि इसे प्लाज्मा लेमा या इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो सभी के अंदर लिपोप्रोटीन से ढकी हुई एक प्रकार की ही सब में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। फिर आता है सेल वॉल, या इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। इट अकर्स इन ऑल प्लांट सेल्स, फंजाई एंड बैक्टीरियल सेल्स। तो ये कोशिका भित्ति जो होती है सभी पादप कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। फंजाई के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, और तो जो जीवाणुवीय कोशिकाएं होती है उनमें भी सेल वाल या कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो जिनमें कोशिका भित्तियाँ उपस्थित है वो सभी निकट संबंधी माने जाते हैं। पांचवा जो एविडेंस आता है ये है न्यूक्लियस यानी केंद्र के द्वारा। दिस ऑर्गेनल कंटेन्स डीएनए, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और क्रोमेटिन। तो ये जो अंगक होता है कोशिका का, इसमें डीएनए, प्रोटीन यानी डीएनए तथा उसके साथ में प्रोटीन्स होते हैं और उसका एक यौगिक या जटिल बना होता है। इसे कहते हैं क्रोमेटिन तंतु। तो क्रोमेटिन फाइबर जो होता है उसमें डीएनए तथा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो ये सभी जंतुओं के अंदर एक समान पाए जाते हैं। इट कंटेन्स हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, और इसके अंदर जो है वो आनुवांशिक रूप से पाए जाने वाली जो सूचनाएं होती है वो इसके अंदर उपस्थित होती है। एंड कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटी, और ये कोशिकीय एक्टिविटी या अभिक्रियाओं को यह कंट्रोल या नियंत्रित करता है। फिर आता है इसमें राइबोसोम्स। दे टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन संश्लेषण के अंदर भाग लेते हैं। एंड आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज, इसलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है। तो सभी जंतुओं में राइबोसोम्स का एक ही कार्य होता है, वो है प्रोटीन का निर्माण करना या उसका संश्लेषण करना। तो सभी जीवों में एक ही प्रकार का कार्य राइबोसोम करता है।
इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। दे आर मेन प्लेस फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये मुख्य स्थान होते हैं वायवीय श्वसन के लिए। एंड आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, और इन्हें कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है वो सभी कोशिकाओं के अंदर जो है एक ही होता है, जिसमें एटीपी फॉर्मेशन या एटीपी का निर्माण जो है वो किया जाता है। इसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया की जाती है। देयर स्ट्रक्चर इज एसेंशियली सिमिलर इन ऑल प्लांट ग्रुप्स। तो इनकी जो संरचना होती है वो लगभग एक समान ही पाई जाती है सभी प्लांट ग्रुप्स या पादप के समूहों में। तो एक ही प्रकार का क्लोरोप्लास्ट सभी पादपों में पाया जाता है, जो कि इनकी निकट संबंधता प्रदर्शित करता है। अगला जो एविडेंस आता है ये है माइक्रो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी सूक्ष्म नलिकीय संरचनाएं। ऑल यूकैरियोट्स हैव माइक्रो ट्यूब्यूल्स। तो सभी यूकैरियोटिक प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उनमें सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रो ट्यूब्यूल्स पाई जाती है कोशिकाओं के अंदर। विच फॉर्म्स सेंट्रियोल। तो इन सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा सेंट्रियोल्स का निर्माण होता है, बेसल ग्रेन्यूल्स का निर्माण होता है, सीलिया, फ्लेजिला एंड स्पिंडल एपरेटस। और इसके द्वारा सीलिया यानी इनमें पक्षमाभ, और फ्लेजिला यानी कशाभ, तथा स्पिंडल एपरेटस यानी इनमें जो तर्कु तंतु का निर्माण होता है सेल डिवीजन के दौरान, इन सभी का निर्माण जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। अगला जो एविडेंस आता है यह है सेल डिवीजन से। ऑल ऑर्गेनिजम्स अंडरगो सेल डिवीजन कॉमनली बाय माइटोसिस। तो सभी जितने भी जीव हैं उनमें कोशिका विभाजन जो है सामान्यतः माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, और ओकेजनली बाय मियोसिस, और कभी कभार इनमें मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा भी कोशिका का विभाजन होता है। द पैटर्न इज सिमिलर इन और ऑल ऑर्गेनिज्म। तो ये जो पैटर्न है, ये जो व्यवस्था है सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन की, ये सभी जंतुओं में एक समान ही पाई जाती है। तो इनमें जो विभाजन होता है माइटोसिस में यानी समसूत्री विभाजन में, एक कोशिका जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसके द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, और दोनों में ही 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जबकि मियोसिस के अंदर जब एक 2n नंबर क्रोमोसोम वाली कोशिका विभाजित होती है तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी आधे क्रोमोसोम जो है वो हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद का भाग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।